नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक आम आदमी की बजट से एक्सपेक्टेशंस को लेकर। देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन से लेकर टैक्स स्लैब में बदलाव, ये तो बहुत बुनियादी चीजें हैं जिस पर एक आम आदमी का फोकस जरूर होगा, उम्मीदों भरी नजरों से और सरकार की तरफ देख रहा होगा। लेकिन इसके अलावा कोरोना काल के बाद बहुत सारी चुनौतियां आम आदमी के जीवन में उभर कर सामने आई हैं, अलग अलग फ्रंट्स पर, चाहे वो नौकरी के लिहाज से हो, चाहे वो उसकी परचेजिंग पावर के लिहाज से हो, चाहे वो भविष्य की सुरक्षा के लिहाज से हो, बुढ़ापे के सहारा के लिहाज से हो। बहुत सारे ऐसे मोर्चे हैं जो चुनौती के रूप में नए तौर पर खुल गए हैं एक आम आदमी की जिंदगी में। तो इन सब से पार पाने के लिए क्या कोई वाकई में आम आदमी को राहत देने का एक इनोवेटिव तरीका सरकार को इस बजट में लाना होगा? इस बजट से क्या उम्मीदें रखें, क्या कुछ मिलने वाला है और क्या कुछ सरकारों के पास बैग में होगा आम लोगों को देने के लिए? हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव भी हैं। एक्सपेक्ट ये भी किया जा रहा है कि शायद ये लोक लुभावन बजट भी हो, लेकिन इस लोक लुभावन बजट के दायरे में क्या क्या चीजें आती हैं ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन फिलहाल आज हम कोशिश ये करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सपेक्ट क्या क्या किया जाए, एक आम आदमी की जरूरतें इस वक्त क्या हैं। पहले रिपोर्ट खास मेहमानों के साथ लौट रहे हैं। पांच राज्यों में चुनाव के मद्देनजर उम्मीद की जा रही है कि सरकार एक लोक लुभावन बजट पेश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। ये बजट लोगों के लिए उम्मीदों वाला बजट हो सकता है। खासकर नौकरी पेशा वाले लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन के 50,000 से बढ़कर 1 लाख होने की उम्मीद कर रहे हैं, तो टैक्स स्लैब की लिमिट के बढ़ने की भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। करदाताओं की मांग है कि इस लिमिट को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करनी चाहिए। उम्मीद है कि सरकार 5 लाख न सही, लेकिन इसकी लिमिट बढ़ाकर 3 लाख कर सकती है, जिससे विधानसभा चुनाव में नौकरी पेशा वाले बड़े तबके को खुश किया जा सके। इसके अलावा उम्मीद जताई जा रही है कि इस बजट में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम को लेकर सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी ने भी इसे लागू करने को लेकर अपने सुझाव दिए हैं। कोरोना के बाद अब हेल्थ सेक्टर में भी सरकार से बेहद उम्मीदें हैं। नेशनल हेल्थ पॉलिसी के मुताबिक 2025 तक पब्लिक हेल्थ पर देश की जीडीपी का 2.5% रकम खर्च होना चाहिए, लेकिन 2021 के बजट में यह आंकड़ा 2% से भी कम था। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि हेल्थ सेक्टर पर होने वाले खर्च को सरकार बजट में जीडीपी का कम से कम 2.5% कर सकती है। साथ ही लोगों को हेल्थ स्कीम से जोड़ने के लिए सरकार इस बजट में हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम को सस्ता कर सकती है। फिलहाल हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी लग रही है, जिसे घटाकर 5% करने की मांग है। वहीं संभावना जताई जा रही है कि बजट 2022 में शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित राशि में सरकार 10% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। वहीं शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों को भी सरकार से काफी उम्मीदें हैं। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों ने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी को खत्म करने की मांग की है, क्योंकि शेयरों की बिक्री पर उन्हें एसटीटी के साथ कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ता है। वहीं कुछ ब्रोकर्स का मानना है कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए एलटीसीजी यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की दर में कमी कर सरकार निवेशकों के हौसले बढ़ा सकती है। अब देखना होगा कि ये बजट कितना बचत वाला साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए, आज के हमारे खास मेहमानों के परिचय से पहले आज के वो 3 सवाल जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा रहने वाली है, आज के 3 सवाल फटाफट से जान लीजिए। पहला सवाल, इस बार के बजट में नौकरी पेशा लोगों के लिए क्या होगा खास, क्योंकि सबसे ज्यादा नौकरी पेशा लोगों का ही वर्ग है जो टकटकी लगाए बजट की ओर देखता है। तो पहला सवाल यही। दूसरा सवाल, टैक्स स्लैब लिमिट बढ़ने की आखिर कितनी उम्मीद हम करें, अरसे से नहीं बढ़ी है, तो इस पे भी ध्यान सबका होगा। बजट में हेल्थ केयर और एजुकेशन पर कितना फोकस होगा, ये हैं आज के हमारे 3 सवाल। और इसके अलावा कुछ और इनोवेटिव तरीकों की बात करेंगे जो सरकार ध्यान में रख सकती है इस बार के बजट के अनाउंसमेंट से पहले। आइए अब आज के मेहमानों का परिचय आपके सामने करा दें। हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं फिरोज अजीज साहब, डिप्टी सीईओ हैं आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट के। अजीज साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं मोनिका हालन, जो कि प्रोफेसर हैं एनआईएसएम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। मोनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर नीति शिखा, एसोसिएट डीन है आईएसपीपी यानी कि इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी की। डॉक्टर शिखा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीति, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। इस बार जो सबसे ज्यादा फोकस में सरकार के लिए और आम आदमी के लिहाज से रहने वाला है, वो आपकी नजर में क्या होगा?
स्टैंडर्ड डिडक्शन, टैक्स में छूट, टैक्स स्लैबों में बदलाव, क्या ऐसा मेजर टेक अवे होगा इस बजट का जो आप समझती हैं कि इंपॉर्टेंट होगा जनता के लिहाज से भी और सरकारों के लिए भी लाजमी होगा उन बदलावों को लागू करना? बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपके प्रश्न के लिए। पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि जो बजट होता है वह केवल आंकड़ा मात्र नहीं होता, वह किसी भी राज्य का, किसी भी नेशन का वह एक एस्पिरेशन को दर्शाता है, लोगों के महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। तो देखा जाए कि जो अलग अलग वर्ग है हमारे समाज का, उसकी आकांक्षा भी अलग अलग है। और मद्देनजर रखते हुए कि चुनाव पास में है, मुझे लगता है कि सरकार का जो इमीडिएट फोकस होगा वह चुनाव को नजर रखते हुए वह कुछ सेक्टर्स पे होगा, जैसे कि कृषि का सेक्टर हो गया। देखा है हमने कि कितनी कृषि के में कानूनों में जो बदलाव आया था वह लोगों के साथ बहुत अच्छा नहीं जमा। तो कुछ न कुछ सरकार उस क्षेत्र में ऐसा काम करेगी कि उसमें कुछ बदलाव लाए। और दूसरा, एक क्रिप्टो को लेके बहुत बातचीत हो रही है, तो उसमें भी मुझे लगता है कि कुछ एक मार्गदर्शन देगा सरकार की उसको वो कैसे ट्रीट करेगा। वो उसको टैक्स के अंदर लाए नहीं लाए इसका मुझे उसका मुझे अनुमान नहीं है, बट कुछ ना कुछ सरकार इसके तरफ कुछ घोषणा देगी। एक मध्यम वर्गीय जो है हमारे देश में, वो बहुत दुखी है इस बात को लेके कि उनको सेविंग्स पे उनको कोई लाभ नहीं हो पा रहा। और देखा जाए तो सरकार के मद्देनजर में भी ये आवश्यक है कि लोग सेविंग की तरफ मूव करें। तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ अनाउंसमेंट होगा सेविंग्स को लेकर के, शायद कुछ छूट मिले लोगों को। पर मैं आपको सही बताऊं तो दो सेक्टर ऐसा है, जैसे एक हेल्थ हो गया और एक एजुकेशन हो गया। दोनों सेक्टर में मुझे लगता है कि कुछ मुझे नई अनाउंसमेंट्स की उम्मीद है, खासकर हेल्थ में। आंकड़े देखे जाएं तो अभी 900 मिलियन लोग अभी हैं अपने कोविड जैब से दूर हैं, उनको भी कोविड नहीं लगा है। और चूंकि कोविड बच्चों को नहीं लग पा रहा, स्कूल्स भी बंद पड़े हैं और बहुत सारे लोगों को वो अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ वो उनको जाना पड़ा। तो मुझे लगता है कि ये सब लोग चीजों को मद्देनजर रखते हुए हेल्थ और एजुकेशन भी दो ऐसा सेक्टर होगा जिसपे हमें कुछ नई उम्मीद शायद जग सकती हो। और ताज़ा अनुभव हमारे पास 2 सालों का है कोरोना काल का, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई सेक्टर हुए हैं तो उसमें हेल्थ और एजुकेशन ही है। पढ़ाई पूरी तरह से ठप रही। जैसे जैसे पढ़ाई शुरुआत होने की बारी आ रही थी, उसके बाद दोबारा से ओमिक्रॉन का जो साया है, उसके बाद एक बार फिर से आशंका के बादल जो हैं वो एजुकेशन सेक्टर पर मंडरा रहे हैं। और स्वास्थ्य का तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने रही है, तो स्वाभाविक तौर पर सरकार का फोकस हेल्थ एंड एजुकेशन पर ज़रूर होगा। लेकिन फिरोज अजीज साहब, आज हमने जो चर्चा का महत्वपूर्ण बिंदु रखा है, इस बजट कितनी बचत, मेन बात यह है कि एक आम आदमी की जेब में क्या आने वाला है। सेक्टर वाइज तो हम बहुत बात कर ही रहे हैं, लेकिन आम आदमी के हाथ में क्या आएगा सर? अगर मैं सीधा सीधा टॉपिक ही आपसे पूछूं आज का कि इस बजट, फिरोज साहब, कितनी बचत? देखिए दीपक जी, नमस्कार। 3 चीजें हैं जो बचत की लॉजिकल लगती हैं, जो लागू हो सकती हैं। पॉइंट है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन, जैसे आपने रीट्रेट किया था, मैं रीट्रेट कर रहा हूँ, वो जो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो ₹1,00,000 पे जाए तो स्ट्रेट क्रेडिट होता है। सेकंड, एटीसी की लिमिट जो है ₹1,50,000 2014 से आइडेंटिकल है। अगर उसमें हम इंडेक्सेशन का भी आंकड़ा ज्वाइन करें कि महंगाई के हिसाब से वो 2 लाख तक जाना चाहिए, अगर आप 7-8 सालों की महंगाई जोड़ दें तो दैट्स अ स्ट्रेट एडवांटेज। तीसरा, डिविडेंड्स इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स टैक्सेबल हो चुका है फ्रॉम द फर्स्ट रूपी। उसमें मिनिमम एक 50,000 की एक लिमिट होनी चाहिए जिसपे टैक्स नहीं लगे, तो स्मॉल इन्वेस्टर्स को ये 3 राहतें मिलने की उम्मीद तो नहीं, मांग हो सकती है। उम्मीद होपफुली 1-2 इसमें से अगर पूरी हो जाए तो स्ट्रेट बचत, टैक्सेबल इनकम घट जाता है। तो जो भी टैक्स स्लैब में है, कोई 30% के टैक्स स्लैब में है, तो ये तीनों को मिला के और 1.5 लाख पे 30%, ₹50,000 पर मंथ 4,000 ऑड रुपीज सेव कर सकता है, ये 3 चीज से। बट एक बहुत बड़ी उम्मीद मेरे हिसाब से ये है कि सिंप्लीफिकेशन का मुद्दा लास्ट टाइम भी था, तो इस टाइम भी सिंप्लीफाई करना लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एडवांस टैक्स, जो 10,000 के ऊपर एडवांस टैक्स की डिमांड होती है टैक्स डिपार्टमेंट की, उसको अगर 50,000 कर दिया जाए तो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स जो है
या सैलरी क्लास है उनको बहुत राहत मिलेगी सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेस। बिल्कुल। मोनिका जी, आपकी नजर में, मैं भी एक ओपन एंडेड सवाल ही आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपकी नजर में एक आम आदमी के लिहाज से सबसे ज्यादा फौरी तौर पर उसकी जरूरत क्या है? देखिए, उसकी जेब में पैसा कैसे आएगा, इसके बहुत सारे जरिए तो हैं ही, लेकिन उन जरियों तक पहुंचना मुश्किल हो गया, खासतौर से कोरोना काल में। जॉब्स नहीं है, परचेजिंग पावर बुरी तरह से प्रभावित हुई है, महंगाई का बोझ हमारे ऊपर है। हम देख रहे हैं कि जो दिसंबर के महंगाई के आंकड़े आए हैं और जो पूरी दुनिया में जिस तरह से महंगाई हो रही है, खासतौर से क्रूड ऑयल जिस तरह से बढ़ रहा है, महंगाई की मार आम आदमी पर पड़ी है। तो बजट से हम क्या उम्मीद रखें? कौन से ऐसे जरिए हैं जिनसे सरकार एक आम आदमी की जेब में तक पैसा पहुंचा सकती है? दीपक जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और अभी 2 दिन पहले अखबार में 5 पन्ने थे जिसमें एक कंपनी है जो कि सोने के लोन, सोना लेके लोन देती है, गोल्ड लोन्स। उसकी ऑक्शन के 5 पेज के डिटेल थे, कितने 33,000 लोगों का जो सोना उन्होंने गिरवी रखा था वो बिक रहा है, ऑक्शन हो रहा है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है कि आके अपना सोना छुड़वा सकें। तो 2 साल कोरोना की जो मार रही है उसमें जो हाउस होल्ड बजट्स हैं वो दब गए हैं, घुट गए हैं बिल्कुल। तो एक तरफ वो वाले घर हैं जिनका जो इनकी इनकम है, या तो सैलरी वाले हैं, नौकरी चली गई है, कम हो गई है, या इनफॉर्मल सेक्टर वाले हैं कि जो पहले आती थी वो नहीं आ रही है। एक तबका वो है जिसका बिल्कुल बजट दबा हुआ है, जो सेविंग्स हैं खत्मे, बिल्कुल खत्मे पे है। और एक वो तबका है जो जिनके पास कैपिटल था, जिनकी सेविंग्स थी, और चाहे नौकरी गई भी हो फिर भी उनका जो वेल्थ है वो बढ़ा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट बढ़ा है, एसेट्स बढ़े हैं। तो दोनों तरफ के लोग हैं जिनको बजट को एड्रेस करना पड़ेगा। और इस वक्त अगर कंजम्पशन बूस्ट नहीं दिया सरकार ने, तो जब हम इन्वेस्टमेंट साइकिल देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर का, तो ऐसे है कि सरकार ने कैपिटल एक्सपेंस बढ़ाया लास्ट ईयर, उससे मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़ता है और फिर प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट शुरू होता है। अगर हाउस होल्ड बजट्स दब जाएं, घुट जाएं, तो वो कंजम्पशन बूस्ट नहीं आ पाएगा। कुछ करना पड़ेगा उस वर्ग के लिए जिसके पास इस समय जो सेविंग्स का बफर था वो अब खत्म हो गया है। तो क्या कर सकते हैं इनकम बढ़ाने के लिए? एक तो जॉब क्रिएशन है, वो थोड़ा लंबा, उसमें इन्वेस्टमेंट में टाइम लगता है, फिर जॉब्स आती हैं, मल्टीप्लायर होता है। और दूसरा ये है कि जो तो टैक्स नेट में था, भारत की अजीब ये कहानी है कि टैक्स पेयर ही बहुत कम है, फॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉयज ही बहुत कम है। तो उन्हीं तक सरकार कर सकती है टैक्स कम जो कि अब तक टैक्स दे रही हों। तो वही बातें हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन कम कर सकते हैं, स्लैब की जो वैल्यू है वो बढ़ा सकते हैं थोड़ी, और जिससे कि राहत मिले जो लोअर इनकम ग्रुप है। तो इसी तरह से थोड़ा पैसा डाल सकते हैं लोगों की जेब में। और जो हाई एंड जिस तरह जिनके पास कैपिटल है, मेरे हिसाब से जो इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स का एक आइडिया है, वो लास्ट टाइम भी निर्मला जी ने कहा था, पर एक तरह से उस चीज को पहुंचाना एक एवरेज हाउस होल्ड के पास वो थोड़ी मुश्किल सी बात है। आरबीआई डायरेक्ट शुरू किया है, अच्छा चीज है, पर मुश्किल है एक आम आदमी के लिए। जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी हर मोबाइल में पहुंच चुकी है, क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंजेस, मुझे लगता है थोड़ा सा बूस्ट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा कि जो सेफ, सिक्योर, 100% गवर्नमेंट बैक्ड बॉन्ड्स हैं वो अगर मोबाइल्स पे आ जाएं, तो जो पैसा अपना गंवा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में वो लगाएं, सरकार के पास भी एक पैसा आने का एक जरिया बनेगा। तो दोनों तरफ की कहानी देखते हुए मुझे लगता है कि अगर ये दोनों चीजें करे तो शायद कुछ रिलीफ मिले, क्योंकि ये बजट बहुत, मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा क्रूशल है। 2 साल हो गए हैं, अब सब आखिरी उस पे पहुंच गए हैं कि पैसे खत्म हैं काफी लोगों के पास। दीपक जी। फिरोज जी, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में वो एटीसी वाला तो हमने उसकी चर्चा कर ली, उसमें आप कह रहे हैं कि शायद इस बार जो है डिडक्शन की लिमिट बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए हो सकती है। लेकिन एक और सवाल है लोगों का जो बड़े अरसे से पूछ रहे हैं, होम लोन पर जो चुकाया जाने वाला इंटरेस्ट है उसकी लिमिट बढ़ाकर क्या 2.5 लाख होगी? अभी 2 लाख है। बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोग इसके दायरे में आते हैं। छोटा सा ये एक स्टेप है सरकार के लिए, पता नहीं अब तक क्यों रुकी हुई है, क्या कुछ एक्सपेक्ट करें?
देखिए, अगर हम प्रिंसिपल रीपेमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो एटीसी के तहत काउंट होता है। तो उसकी जो लिमिट बढ़ेगी, वो लिमिट अगर बढ़ भी जाए 1.5 लाख से 2.5 लाख, तो उसमें बहुत सारे इनवॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं। तो ये बढ़ने की उम्मीद मेरे हिसाब से इतनी नहीं है। एटीसी की जो लिमिट बढ़ेगी, उससे ऑटोमेटिकली होम लोन पे जो प्रिंसिपल रीपेमेंट होता है वो एटीसी में काउंट होता है, पॉइंट 1। पॉइंट 2 ये है कि पहले लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी जो होता था, इंटरेस्ट डिडक्टेबल होता था, उस पे भी एक लिमिट डाल दी गई थी 2 लाख की। उसको वापस थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है डेफिनेटली। पहले वो अनलिमिटेड था, लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन रेंटेड हाउसेस, जो आप किराए पे घर देते हैं, उस पे अनलिमिटेड इंटरेस्ट डिडक्टेबल था, उसको कैप कर दिया गया। वो कैप 2 लाख पे बहुत छोटी होती है, स्पेशली ब्याज दरें इतनी रैपिडली गिरी नहीं है इंडिया में, और वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट इंटरेस्ट इकोनॉमीज। बट आई थिंक और एक दो चीजें जो हैं वो इनडायरेक्ट बेनिफिट इन्वेस्टमेंट के तौर पे काफी सारी पोटेंशियल्स हैं। आई थिंक एसटीटी जैसे आपने कहा, सर्विस टैक्स जो है, या जीएसटी जिसको अब जीएसटी कहा जाता है, वो 18% है म्यूचुअल फंड की मैनेजमेंट फी पे। म्यूचुअल फंड एक बहुत रिटेल प्रोडक्ट माना जाएगा, उसकी जीएसटी की 12% करने पे सब लोगों को राहत मिलेगी, करोड़ों लोगों को। वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। एलटीसीजी की जो इक्विटी की 1 लाख की लिमिट है, वो भी बहुत कम है, स्पेशली मार्केट इतनी अच्छी प्रदर्शन दे चुकी है, तो उसकी 1 लाख की लिमिट 2-3 लाख करनी चाहिए। और डेट की टैक्सेशन को भी फेवरेबल करना चाहिए। डेट की टैक्सेशन 3 साल में लॉन्ग टर्म होता है, इक्विटी 1 साल में लॉन्ग टर्म हो जाता है। ये तो उल्टा हो गया, इक्विटी लॉन्ग टर्म एसेट है और डेट शॉर्ट टर्म एसेट है। सो दीज आर द 4 अदर इन्वेस्टमेंट थिंग्स व्हिच नीड टू गेट करेक्टेड एंड दे आर लॉजिकल टू डू सो। अच्छा, एक फटाफट से आपसे समझना चाहूंगा, बहुत सारे लोग पूछते भी हैं, जो मेडिक्लेम पॉलिसी है उसके प्रीमियम पर डिडक्शन की लिमिट 25,000 है, तो कहा यह जा रहा है कि शायद ये 50,000 हो जाएगी, और बुजुर्गों के लिए तो 50,000 से शायद 75,000 करना सही होगा, ऐसी एक्सपेक्टेशंस है। कुछ इस और उम्मीद लगाएं। आई थिंक ये दीपक जी, ये बहुत लॉजिकल है, क्योंकि कोरोना के बाद आपकी जो प्रीमियम्स हैं उसमें भी इजाफा हुआ है। और प्रीमियम्स बिकॉज कोविड की वजह से काफी मोर्टेलिटी रेट्स में काफी चेंज हुआ है। मोर्टेलिटी रेट्स चेंज होती है तो प्रीमियम्स बढ़ती हैं। प्रीमियम्स बढ़ती हैं तो मैं प्रीमियम अगर समझो 40,000 की देता हूं और 25,000 की डिडक्शन मिलती है, तो 15,000 टैक्सेबल होता है। तो ये लिमिट्स को बढ़ाना, स्पेशली गिवन द कोविड सिचुएशन एंड द मोर्टेलिटी रेट्स इन द कंट्री। मोर्टेलिटी रेट का ये मतलब है कि कितने इंसानों को ये विपदा आएगी, या जिंदगी कितनी एवरेज लाइफ है, उसमें काफी बदलाव आ रहा है। सो आई थिंक प्रीमियम्स हैव गॉन अप, तो इसकी डिडक्शन को भी बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 से 50 और 50 से 75 आई थिंक ये जरूर करेंगे, बिकॉज बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करना, स्पेशली इन द करंट हेल्थ सिचुएशन, कि वो अपना इंश्योरेंस ले लें और अपने फाइनेंशियल प्लान पूरे को डगमगा जाते हैं अगर कुछ भी हेल्थ में कुछ भी गड़बड़ आती है। सो आई थिंक एनकरेजिंग पीपल टू हैव, कोरोना काल के बाद तो लोगों को एनकरेज भी तो करना है कि आप इंश्योरेंस लीजिए, वहां पर पेनिट्रेशन भी हमारा कम है। फटाफट से मैम क्विक रिमार्क एक लेना चाहूंगा डॉक्टर नीति आपका। 2.5% जीडीपी का हमने लक्ष्य रखा है 2025 तक हम खर्च करेंगे हेल्थ का, लेकिन हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर हमारा 1.3-1.5% से भी नीचे रहता है। क्विकली क्या इस बार कुछ एक्सपेक्ट करें, हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा? मुझे उम्मीद है बढ़ेगा। देखिए, अगर आप विकसित राष्ट्रों को देखें तो 4% से ऊपर ही जाता है उनका हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, और पिछली बार भी बहुत चर्चा हुई थी इस पे। पर आप देखिए तो पिछली बार जो हमारी फिस्कल लिमिट थी वो गवर्नमेंट मीट नहीं कर पाया है। तो मुझे लगता है कि हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा गवर्नमेंट का। पर मैं एक आपको और बात बता दूं कि गवर्नमेंट हैज टू रैशनलाइज इट्स एक्सपेंडिचर। वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है गवर्नमेंट के सामने, क्योंकि आपको पता है कि नई एनएमपी पॉलिसीज आ रही हैं, बहुत नई नई नियम और पॉलिसीज की सरकार ने अवलेखना की है। तो मेरा ऐसा लगता है कि एक नए दृष्टिकोण से भी देख सकता है सरकार कि 2.5% एक्सपेंडिचर बढ़े, और दूसरा है कि कैसे उसको डाइवर्सिफाई किया जाए कि प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें आकर के उम्मीद रखें। और जाते जाते दीपक जी एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगी, बल्कि उसका डाइवर्सिटी, बिल्कुल उसको किस तरह से डाइवर्सिफाई किया जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। डॉक्टर मोनिका मैम, आपसे समझना चाहेंगे मैम, जिस इनोवेटिव आइडियाज की हम बात कर रहे थे, अगर आप डायरेक्ट
आम आदमी की जेब में पैसा नहीं डाल सकते, तो कम से कम एनकरेज कीजिए कि वो सेविंग्स करे, अपने भविष्य को खुद ही सिक्योर रखे। उसमें पेंशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है। मैम, पेंशन का दायरा कैसे बढ़े? एनपीएस जैसी स्कीम को क्या अब हमें और व्यापक रूप से प्रचारित प्रसारित करने के साथ कुछ नया लाना पड़ेगा? ओल्ड एज सिक्योरिटी ताकि एक आम आदमी को मिले। दीपक जी, अभी तो अगर हम उस तबके को देख रहे हैं जिनके पास इस समय पूरा डिस्ट्रेस है, तो उनसे सेविंग्स की बात करना, उनके साथ मजाक करना लगेगा। तो मुझे लगता है कि इस वक्त शायद जो अनाउंसमेंट्स करें सरकार, वो हो सकता है पेंशन्स जैसे यूनिवर्सल पेंशन तो नहीं होगा, बट एक तबके के लिए जरूर अनाउंस मुझे लगता है करना चाहिए। कुछ तो मिलना चाहिए उन लोगों को जिनका इस टाइम, कोरोना के टाइम पे काफी बुरा हाल हुआ है। पर एक चीज और है, एक हेल्थ के ऊपर जो खर्चा हुआ है, एक तो वो सेगमेंट है जो डिडक्शंस ले रहा है, मेडिकल पॉलिसी खुद खरीद रहा है। काफी कुछ वो लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं और हर साल इंक्रीमेंट्स मिलते हैं। तो मुझे उतनी चिंता नहीं है उस वर्ग की जो ऑलरेडी सिक्योर जॉब्स में है। और जो पीएमजे है, जो आयुष्मान भारत की स्कीम है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन 5 लाख तक का आपको डिफाइंड बेनिफिट कवर मिलता है। एक मिसिंग मिडिल है जो ना तो बिलो पॉवर्टी लाइन है, पर उसके पास इतना भी नहीं है कि वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी से जाके मत्थापच्ची करके अपना इंश्योरेंस खरीद ले, उसको नहीं कर सकता है। तो ये मिसिंग मिडिल अगर सरकार कवर करे आयुष्मान भारत से, और मेरा पिछले साल भी मैंने ये कहा था कि आप आयुष्मान भारत की स्कीम जो वेल ऑफ हैं, जो अपर मिडिल क्लास हैं, उनको ऑफर करें, उससे डबल रेट चार्ज करें जो आपका है, वो खरीदेंगे क्योंकि अच्छी स्कीम है। और जो पैसा उससे निकलता है उससे मिसिंग मिडिल को आप फ्री हेल्थ इंश्योरेंस जरूर दें। तो ये एक उपाय है। ये बहुत ही अच्छा सुझाव है, लॉजिकल सुझाव भी है मैम। वाकई में जो तबका अफोर्ड नहीं कर सकता है और एक तबका वो है जिसके लिए शायद ये एक तरह से फ्री भी है, तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि संतुलन कैसे हो, सही जगह पर आइडेंटिफाई करके पेन पॉइंट्स और पेन सेक्टर और सही आदमी तक पहुंचना भी सरकार की जिम्मेदारी उतनी ही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों हमारे शो पर आए और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। डॉक्टर नीति शिखा, थैंक यू सो मच। फिरोज अजीज साहब, शुक्रिया आपका। मोनिका हालन मैम, शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। बजट से जुड़ी हुई हमारी पूरी सीरीज हमारे तमाम बुलेटिन में जारी रहेगी। फिलहाल इजाजत दें, नमस्कार।